Okay, so this is going to be the first lecture of chapter number 4, which is a topic of P1, and that is software, right? Okay, यस। तो हानिया, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ हम पूछेंगे। वो ये कि आपके लिहाज से सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? जी हानिया, आवाज़ आ रही है आपको? सॉफ्टवेयर क्या होता है? यस सर, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा कि ये बताइए, आपके जहन में सॉफ्टवेयर किस चीज़ का नाम है? वैसे सर वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है और आई थिंक हम्म स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं कैरी आउट हो सकते हैं उसके थ्रू, मे बी। काइंड ऑफ सही कह रही हैं आप। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और आई गेस सो कि मुझे एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब आपको मेरा वन नोट दिखाई दे रहा यस। है? ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं अपने P1 के टॉपिक चैप्टर नंबर 4 की, एंड दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अगर मैं आपको सीधी सीधी डेफिनेशन दूं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक हमारे पास हार्डवेयर होता है और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। दोनों के अलग अलग टॉपिक्स हमें बुक में जो है वो दिए हुए हैं, सो वी हैव बोथ चैप्टर्स फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं हार्डवेयर को डिफाइन करते में, सॉरी, ये कह सकता हूँ। एक सेकंड जी, हार्डवेयर को डिफाइन करते में मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज हार्डवेयर। ये बात सही है बिल्कुल, कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो मेक करते हैं एक पीसी को, एक बनाते हैं, एंड प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज हार्डवेयर। हार्डवेयर में मेरे पास मेरा सीपीयू आ जाता है, मेरा मदरबोर्ड आ जाता है, मेरी रैम, मेरी रोम, मेरा जो है ग्राफिक्स कार्ड आ गया, इंटरनेट का कार्ड आ गया, मेरा केस आ गया, मेरी ड्राइव्स आ गई, एक्स वाई जेड, मेरा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हार्डवेयर। लेकिन एक लिमिटेशन है हार्डवेयर की, और वो ये है, मिसाल के तौर पे मैं हर चीज़ एक लेटेस्ट जनरेशन की इस वक्त अगर परचेज कर लूँ, लेट सपोज आई परचेज द मोस्ट लेटेस्ट प्रोसेसर ऑफ इंटेल और AMD, और जो भी आप नाम दें, और मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम है, मेरे पास सबसे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, मेरे पास सबसे अच्छा मॉनिटर है, हर चीज़ बेहतरीन है मेरे पास। लेकिन इस सारी बेहतरीन चीज़ें अगर मैं एक जगह पे जमा कर दूं, तो लेकिन ये मेरे लिए रहेंगी अनयूजेबल। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन नहीं होगी, मेरा लाखों रुपए का भी अगर सेटअप मैंने लिया हुआ है तो दैट इज लाइक ऑफ नो यूज, मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। तो पता ये चला कि जो सॉफ्टवेयर है वो इट acts kind of a bridge between the user and the hardware। पहली बात तो ये हो गई कि नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि all those things which are, sorry, which are
और तो भाई जो भी चीजें ऐसी हैं कंप्यूटर की कि जो बिहाइंड द स्क्रीन है, हम उनको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, वो सारी सॉफ्टवेयर में आती है। और इसके अलावा जो मैंने अभी डिस्कशन की थी कि भाई सॉफ्टवेयर एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, तो ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखें, अब इस हार्डवेयर को यूजेबल बनाने का जो काम है वो मेरा सॉफ्टवेयर कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर है हानिया? यस सर। ठीक है, इसको अब हम जरा साइड पे रखते हैं और हम अब चलते हैं जल्दी से अपनी बुक की तरफ। ये बुक शो हो रही है आपको ना? यस सर, आ रही है। ओके। अब आप देखें, मेजर 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 दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर की हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। और उनमें से एक टाइप हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोनों में क्या फर्क होता है वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि दोनों में आपको क्या फर्क लगता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। प्री इंस्टॉल्ड की बात कर रही हैं? यस, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। ओके। और इसके अलावा? एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट्स आई गेस। ओके। ऐसा नहीं है, उसकी वजह बता देता हूँ। देखें, हमारे पास मेजरली दो टाइप्स हैं, एक हो गया सिस्टम, एक हो गया एप्लीकेशन। अब देखें, इन्होंने जो यहाँ पे तस्वीर बना के दी है, जो हमें फिगर दिया है, सबसे पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर रखा हुआ, जिसमें तीन चीजें इन्होंने लिखी हैं। वैसे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, यहाँ पे रैम भी आएगी, यहाँ पे रोम भी आएगी, यहाँ पे कैशे भी आएगा, रजिस्टर्स भी आएंगे, यहाँ पे हर चीज आएगी जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट के अम्ब्रेला के अंदर में आती है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसके होने या ना होने से सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। सही। तो अगर हम इसकी एक जल्दी से एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी, सच सॉफ्टवेयर विच impacts ऑन अ सिस्टम। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर के जिसके या तो होने से या तो ना होने से सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो दैट सॉफ्टवेयर विल बी कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास हो सकती है, सबसे बड़ी एग्जांपल, वो हमारे पास है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आप देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जैसे हम मोस्ट वाइडली यूज जो करते हैं वो विंडोज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिनक्स है, यूनिक्स है, उबुंटू है, मैक है। फिर अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आ जाए तो हमारे पास दो मेजर हैं, एक एंड्रॉयड है और एक आईओएस है। उसके अलावा सिम्बियन है, जावा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स घूम के उसमें रहे हैं विद टाइम। लेकिन हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, जिसके अंदर विंडोज आती है। तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे पास विंडोज की ही है, क्योंकि हर एक ने यूज किया होगा कभी ना कभी। अब आप देखें, विंडोज के ना होने से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका पीसी आपके किस काम का रहेगा? बताएं। कोई यूज ही नहीं होगा फिर। कोई यूज ही नहीं होगा। आप पीसी ऑन करेंगी, लैपटॉप ऑन करेंगी, और एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, उसकी नाम शायद लिखा हुआ आ जाए हद से हद, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं होगा, आगे क्रैश कर जाएगा। तो पता ये चला कि जबकि मेरे पास एक बहुत ही लेटेस्ट जेन का पीसी मौजूद है या लैपटॉप मौजूद है, लेकिन अगर मैं उसमें से विंडोज को एक्सट्रैक्ट कर लूँ, निकाल दूं बाहर, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं यूज करना कर रहा हूँ उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो पता चलेगा कि वो सारा का सारा चीजें मेरे लिए बेकार हो जाएंगी। तो
ये एक एग्जांपल हमारे पास आई है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब आप देखें ना, हार्डवेयर के बिल्कुल ही आउटर मोस्ट शेल में उन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये रख के दिखाया है कि जो इम्पैक्ट देगा ना, वो यही देगा इस पे, हार्डवेयर के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा विंडोज हो गई आपकी, मोस्ट यूज हो गई। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो इसका जस्ट आपने वाइस वर्सा कर देना है। एनी सॉफ्टवेयर विच डज नॉट इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम इज बेसिकली एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप कि ये डेफिनेशन आप या तो नोट कर लीजिएगा या क्लास को रिपीट करके सुन लीजिएगा, तो आपको लिखने में अपने पास आसानी होगी, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर अपनी नीड्स के लिए इंस्टॉल करेगा। सही है भाई। तो इसका उलट एक तो हम कर लेते हैं, हम जैसे ही डेफिनेशन लिखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम उसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर which does not impact on a system and is installed on users preference। बस ये मतलब है इसका भाई, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी ईज, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा जिससे सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वो कहलाएगी सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट दिया हुआ है, गेम्स, इंटरनेट ब्राउजर, डेटाबेसेस, वर्ड प्रोसेसर, सीएडी सॉफ्टवेयर, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और इनके होने या ना होने से सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर डायग्राम, जो अभी हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना शुरू की थी, हमें एक स्ट्रक्चर डायग्राम दी हुई है सॉफ्टवेयर की बना के, आप देखो। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ और चीजें भी डिस्कस की हैं इस स्ट्रक्चर डायग्राम में, और वो ये है कि भाई सॉफ्टवेयर इज द मेजर टाइप। मेजर टाइप तो ये हो गई भाई, सॉफ्टवेयर अभी कोई पूछेगा कि क्या चीज़ है तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में फिर दो टाइप्स आ गई, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वो आती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये अभी हमें थोड़ी सी देर में कहाँ पता चलने वाला है, इसके आगे पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे अभी हमें पता चल जाएगा कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मैं उनको डिस्कस कर लूंगा आगे जाके। और डिवाइस ड्राइवर, ये भी अभी डिस्कस हो जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर डायग्राम है सॉफ्टवेयर की, और इसमें कोई भी खासी बात नहीं है। अगर इसमें से कोई सवाल आपने पूछना है अभी तो पूछ लें। नहीं सर, ऐसा सच तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? जैसे यहाँ पे नीचे पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, जर्नल हाँ, फीचर्स एग्जाम दोनों स्टाइल के। क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस देखेंगे, हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सही है। सही। ओके। सो अब हम जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं एक एक चीज के। अब देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पॉइंटर है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब देखें मिसाल के तौर पे, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की फीचर्स में से एक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास रैम है, मेरे पास प्रोसेसर है, जीपीयू है, इन सबको इंटरकनेक्ट करवाना, इन सबको मैनेज करना, इसको कहते हैं रिसोर्सेज को मैनेज करना बेसिकली। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे तो ये होगा कि रिसोर्स मैनेजमेंट है ये, रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर होता है कि वो रिसोर्स को मैनेज कर रहा होता है। रिसोर्स क्या है? रैम रिसोर्स है, प्रोसेसर रिसोर्स है, जीपीयू रिसोर्स है, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ये रिसोर्सेज होती हैं। इनको मैनेज करना और इनको कंट्रोल करना। अच्छा, कंट्रोलिंग में करंट को कंट्रोल करना भी आता है, कि कितना एम्पल अमाउंट ऑफ करंट मैंने हर हर कंपोनेंट को देना है। इसकी कंट्रोलिंग भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। ये एक बहुत ही डेप्थ वाली डिस्कशन है, कि जब हम बात करेंगे ओवरक्लॉकिंग की, कि ओवरक्लॉकिंग क्या होती है, मे बी आपने चैप्टर नंबर 3 में पहले डिस्कस किया होगा।
तो ओवर क्लॉकिंग वगैरह की जब हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक सॉफ्टवेयर से हम एक हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेजर पार्ट विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज समटाइम्स। सही है। ओके। अब पहला पॉइंटर तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंटर में, सॉरी, सेकंड पॉइंटर में अगर हम चलें तो हमें ये पता चलेगा कि भाई इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर कैन रन। अब यहाँ पे ये जो अदर सॉफ्टवेयर है ना, इसका मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखें, अगर विंडोज ना हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप या पीसी में ना हो, हम कभी भी उसमें कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड, सॉफ्टवेयर ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उस पर इंस्टॉल करेंगे ना, वरना हम कहाँ इंस्टॉल करें उसको, ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो पता ये चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्लेटफॉर्म काम कर रहा होता है, और वो प्लेटफॉर्म किसको दिया जा रहा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि भाई अगर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, तो द ओनली प्लेटफॉर्म यू कैन हैव इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बात सही है हानिया? यस। ओके। अरे भाई साहब, पता नहीं क्या मसला है इसमें। रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम्स। ये एक बेसिक सा पॉइंटर है कि भाई किसी प्रॉब्लम्स के बगैर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक ब्रिज बना के उनको अलाउ करता है कि वो अपनी अपनी जो है वो चीज़ें, टास्क जो है वो फुलफिल करते रहें। ये बहुत ही बेसिक है। प्रोवाइड्स अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, HCI। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पहले तो बात करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस उस चीज का नाम है कि जिसको यूज करके मैं अपने कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इंटरफेस को ये समझे। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने एक मैसेज किया ग्रुप पे, मकसद क्या है? आप लोगों से इंटरेक्ट करना। सही है, ये है मकसद उस ग्रुप पे मैसेज करने का। ये जो व्हाट्सएप है ना, ये इंटरफेस कहलाएगा कि इसने मुझे ये अवेलेबिलिटी दी कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो जिस चीज को मैं इंटरेक्शन के लिए यूज करूंगा ना, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटरफेस। क्या ये बात समझ में आई है आपको? मतलब व्हाट्सएप, जैसे आपने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, तो वो एज अ इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म इसके लिए। हाँ हाँ, समझ लें। देखें, मतलब समझें ये कि इंटरेक्शन मैंने अगर किसी चीज से करनी है, मकसद है इंटरेक्शन, और उससे इंटरेक्ट करने के लिए मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ, दैट थिंग विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटरफेस। ओके ओके, सही है, गॉट इट। अब जाहिर बात है कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन मैंने किससे करनी है? कंप्यूटर से। आई नीड टू इंटरेक्ट विद माई कंप्यूटर। सो बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो वो मुझे एक इंटरफेस दे रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर लूं। सही है। अब वो इंटरफेसेस दो तरह के होते हैं। एक इंटरफेस मेरे पास होता है CLI, और एक इंटरफेस मेरे पास होता है GUI। दोनों को बता देता हूं कि दोनों क्या होते हैं। CLI कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस, और ये कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों में क्या फर्क है? भाई इन दोनों में फर्क यह है कि जब विंडोज नहीं बनी थी, यानी कि जब कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था कि जिसके अंदर ग्राफिक्स हो, तो उससे पहले पहले जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी। सही है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, और उसमें होता यह था कि फॉर एनी टास्क दैट वी हैव टू फुलफिल, देयर वाज अ सर्टेन कमांड फॉर दैट। मिसाल के तौर पे, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, मिसाल लेते हैं। मिसाल ये है
कि जैसे मैंने कॉपी करनी है कोई फाइल, मैंने कोई फाइल पेस्ट करनी है, मैंने कोई फोल्डर क्रिएट करना है, मैंने कोई डायरेक्टरी एक्सेस करनी है, मैंने कोई फाइल को व्यू करना है, ये सारी चीजें हमें लगता है कि चुटकी बजाते में हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास माउस होता है, हमारे पास कीबोर्ड होता है, हमारे पास विंडोज है, हमारे पास ग्राफिक्स है। लेकिन जब ये 90s के एरा से पहले ये कोई भी चीज नहीं थी, जब ये 90s के एरा से पहले कोई भी चीज नहीं थी, तो क्या होता था कि भाई एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, माउस मेरे पास नहीं होता था, सिर्फ कीबोर्ड होता था। एक एक टास्क को फुलफिल करने के लिए मैंने उसका पूरा पूरा कमांड टाइप करना पड़ता था कीबोर्ड से, पूरा पूरा कमांड। बेटा ये माइक बंद कर दीजिएगा, जिसका भी माइक खुला हुआ है ना, काइंडली अपना माइक बंद कर दें, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। तो ये होता था मसला। और इसकी सबसे बड़ी, इस दौर की सबसे बड़ी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास रही है CLI पे, वो है डॉस, जिसको हम फुल फॉर्म बताऊं तो भाई कौन है ये है, नीचे यहाँ? बेटा अपना माइक बंद कर दें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। डॉस की एग्जांपल, एक मिनट भाई मैं जरा चेक कर लूँ ये कौन भाई साहब है। ठीक है, माइक बंद है। ओके। सो मेरे पास CLI के दौर की सबसे मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है डॉस। और डॉस में अभी भी मिसाल के तौर पे अगर आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर आप डॉस के कमांड्स ही को देखना चाह रहे हैं ना भाई, तो आप क्या करें मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। आप यहाँ पे स्टार्ट, तो स्टार्ट पे लेते हैं, स्टार्ट पे गए और यहाँ आपने सर्च किया कि हम्म, यहाँ पे सर्च करते हैं। देखें भाई, सर्च किया आपने कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये तकरीबन तकरीबन आपको डॉस के सारे कमांड्स को फुलफिल करवा देगा। क्या क्या ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। जी। अब देखें, समझ लें कि ये है डॉस। आप जब पहले PC खोलते थे ना डॉस वाला, तो ये स्क्रीन खुलती थी आपकी। अब आपने जो भी कुछ करना होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई डायरेक्टरी एक्सेस करनी है, तो आप पूरा पूरा उस डायरेक्टरी को लिखोगे बाकायदा। और कैसे लिखोगे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कोई डायरेक्टरी लिखनी है ना, अब आप यूँ लिखोगे भाई C, और फिर आप लिखोगे कॉलन, फिर लिखोगे स्लैश स्लैश, फिर उसमें लिखोगे कि जैसे एक फोल्डर होता है माय प्रोग्राम्स का, और ये है माय प्रोग्राम्स, और फिर आप उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल का पूरा नाम लिखोगे, और फिर उसका एक्सटेंशन लिखोगे बाकायदा कि भाई ये एक्सटेंशन है उसका, और फिर उसको एंटर करोगे। अभी तो खैर नॉट रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। इसी तरह से कॉपी होता था एक कमांड के, भाई पूरी डायरेक्टरी लिखोगे फिर कॉपी करोगे। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये कितना मुश्किल काम था। एंड दिस काइंड ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड अ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, के जिसमें सिर्फ कमांड्स होते थे। और इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें ना एक काम एक ही टाइम पे एक लाइन ही एग्जीक्यूट हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कॉपी का कमांड लिखा ना, तो कॉपी का एक कमांड पहले पूरा होगा, उसके बाद मैं कोई और काम कर सकता हूँ, विद इन दैट टाइम मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जबकि विंडोज के अंदर मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं दो काम भी एक साथ खोल लूं, मैं तीन काम भी एक साथ खोल लूं, लेकिन इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सो जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको कहा, मैं दिखा दूं CLI किस तरह की होती है। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम की सबसे बड़ी एग्जांपल है। फिर GUI में सबसे पहली जो सबसे अच्छी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 90s के एरा में बनी, तो दैट वाज विंडोज, फॉर विदाउट एनी डाउट। विंडोज वाज द बेस्टेस्ट एग्जांपल अप टिल नाउ के जो GUI की सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी। और इसके बनते के साथ ही हमारे पास जो एक अदद फायदा हुआ था वो ये था कि पॉइंटिंग डिवाइस का यूज हमने स्टार्ट कर दिया। पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? जो अभी हम माउस यूज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं। वरना आप देख लेना कि जो अभी मैंने ब्लैक स्क्रीन खोली हुई थी उस पर माउस का यूज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, क्या करोगे, कुछ है ही नहीं यूज करने के लिए, और यूज हो भी नहीं सकता था। लेकिन मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी की जो विंडोज है ना, ये वाली जो मेरे पास भी है, विंडोज 11 आपके पास भी होगी।
आज तक विंडोज जो है ना, उसके बैक एंड पे जो चीज चल रही है वो आज भी डॉस है। अभी कैसी अजीब सी बात है ना। लेकिन देखें, था क्या कि 1980s के एरा में हमारे पास डॉस ही थी ना। अब मैंने अगर कोई नई चीज डेवलप करनी है तो मैं किस पे करूंगा? मैं उसी पे करूंगा ना जो चीज मेरे पास अवेलेबल होगी उस वक्त। तो उस वक्त मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी वो डॉस की थी। तो मैंने अगर कोई नई चीज क्रिएट करनी है तो किस पे करनी है? डॉस पे करनी है। अब डॉस के ऊपर डेवलपमेंट की गई और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया गया। अब देखें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है भाई, ये होता है भाई, ये जो आपको बहुत सारे शशके दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं, आप माउस घुमा सकते हो, ये देखो भाई माउस घुमा रहा हूँ मैं, खुश हो जाओ इससे। ये कर सकते हो, आप कोई गेम खेल सकते हो, आप कोई इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, मल्टीपल चीजें, टन एंड टन्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन। ये सारी की सारी चीजें जो आपको इंटरफेस है, बेसिकली ये एक इंटरफेस है। जो आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, दैट इज एन इंटरफेस। और ये कौन सा है इंटरफेस? ये है जीयूआई, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो इसी के साथ साथ, सॉरी, फोटो हटाते हैं। इसी के साथ साथ तो हमें ये चीज समझ में आई कि भाई ये जो जीयूआई बना हुआ है ये भी डॉस के ऊपर है। अब आप बोलेंगे कि सर डॉस में तो हम एक कमांड एक साथ एक लाइन में एक टाइम पे चल रहा था, फिर ये क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि डॉस के जो कमांड्स थे ना उनको ऑटोमेट कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला एक फोल्डर लिया और इस फोल्डर को मैंने किया कॉपी। तो जैसे ही मैंने इस फोल्डर को कॉपी किया है ना, इसके बैक एंड पे डॉस में एक कमांड कॉपी का खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो गया। ये हुआ है काम बेसिकली। तो आज भी जो आपको विंडोज की जीयूआई की सारी प्रेजेंस दिख रही है ना, इसके बैक एंड पे ऑटोमेटेड टाइप ऑफ डॉस वर्क कर रहा है, जो डॉस के कमांड्स को फटाफट से एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, कोई काम स्टार्ट करता हूँ, और अपर लेयर पे मुझे दिख रहा होता है कि भाई ग्राफिक्स हैं और ये सारे मामला। तो आई थिंक सो कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये सारी बहुत ही फजूल की डिस्कशन है। फजूल की डिस्कशन क्यों है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भाई ये बताया हुआ है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है। अच्छा देखें, इन्होंने वर्ड प्रोसेसर लिखा है ना, इन्होंने एमएस वर्ड नहीं लिखा। इन्होंने स्प्रेडशीट लिखा है, इन्होंने एमएस एक्सेल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज क्या कहता है कि वी आर अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी भी ब्रांड को सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने टर्म्स यूज की हैं, नाम यूज नहीं किया। अब वर्ड प्रोसेसर की अगर बात कर ली जाए तो भाई हम वक्त से भाग रहे हैं। ओके, वर्ड प्रोसेसर की अगर बात कर ली जाए तो भाई वर्ड प्रोसेसर आपने सबने यूज किया हुआ होगा, एमएस वर्ड। उसके अंदर जो जो चीजें हो सकती हैं बस वो यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन, स्पेल चेकर्स हो गया, थिसॉरस हो गया, इंपोर्ट इमेजेस वगैरह। अब ये सारी चीजें आपको पता है, बताने की कोई नीड नहीं है। स्प्रेडशीट में आ जाओ तो भाई फॉर्मूला यूज कर सकते हो एमएस एक्सेल में, या गूगल शीट्स भी हैं हम हमारे पास। ग्राफ बना सकते हो, व्हाट इफ एल्स के स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। डेटाबेस के अंदर आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अंडर द नेम ऑफ फील्ड्स, और कीज बना सकते हो। प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, रिलेशनशिप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसकी मेजर मेजर अगर एग्जांपल की नाम दूं आपको तो माई एसक्यूएल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसी के साथ एमएस का एक्सेस भी काफी यूज किया जाता है। ये दो, और भी हैं, मोंगो डीबी है और फायर बेस है, बहुत सारे हैं। कंट्रोल एंड मेजरमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसमें आपके सेंसर्स यूज होंगे स्पेसिफिकली। जैसे आप अपने फोन में कोई चीज यूज करते हो, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज हो रहा है, लाइट सेंसर यूज हो रहा है, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो सेंसर्स के ऊपर चल रही होती हैं। तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो इस तरह की कंट्रोल एंड मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। एप्स में समझ लो, कोई भी एप्स हो गई, वीडियो एप्स, ग्राफिक्स एप्स, गेम्स, कैमरा फैसिलिटी, जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है कि जो यूजर अपने फायदे के लिए यूज करता है, इससे सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पता ही होगा भाई आपको, फोटोशॉप हो गया, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर की जिसके थ्रू मैं फोटोज को एडिट कर सकता हूँ, वो सारे के सारे। इसी तरह वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक्स मैनिपुलेशन हो गया। लेकिन इसको एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता यह है कि हमें टर्म पता होती है कि वीडियो एडिटर क्या है, लेकिन अगर कोई हमें ये बोले कि वीडियो एडिटर को डिफाइन करो,
तो डिफाइन करने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम उसमें लिखें क्या। तो ये वाले जैसे पॉइंटर्स है ना कि भाई रीअरेंजिंग, एडिंग और रिमूविंग सेक्शंस ऑफ वीडियो क्लिप्स, अप्लाइंग कलर करेक्शन फिल्टर्स और क्रिएटिंग ट्रांजिशंस बिटवीन क्लिप्स, तो इस तरह के पॉइंटर्स आपके जहन में होने चाहिए कि भाई अगर ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये करता क्या है। और इसका भी जो सवाल एग्जाम में आएगा ना वो कभी कभी एक सिनेरियो बेस्ड होता है, छोटा सा सवाल होता है लेकिन होता सिनेरियो बेस्ड है। मिसाल के तौर पे कोई ये कहे कि भाई वो फला बंदा है, वो अपने ऑफिस में काम करता है और उसको बॉस ने अपॉइंट किया है एज अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये बताइए कि अगर वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो इसको वीडियो एडिटर के कौन कौन से फंक्शंस को यूज करने करने पड़ेंगे। अब जैसे ही ये सवाल आएगा तो आपको ये वाले पॉइंट्स अगर जहन में होंगे ना तो आप उसके हिसाब से अपना आंसर जनरेट कर लोगे कि भाई ये चीजें वो यूज करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं पता होगा, आपको ना पढ़ा होगा, तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जी हानिया कोई मसला है बता दें। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैंने कहा था ना चैप्टर नंबर 4 इज वेरी बेसिक, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके लिए बहुत ही नई किस्म की हो। अब आते हैं टिपिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। देखें, बहुत ही डिटेल में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई वो सॉफ्टवेयर कहलाता है कि जिसके होने या ना होने से सिस्टम पे कोई फर्क पड़ रहा हो, कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो दैट सॉफ्टवेयर विल बी कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। अब आ जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी हुई, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा, यूजर को कम्युनिकेट करवाएगा, एरर हैंडलिंग करेगा, लोडिंग एंड रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स करेगा, ये सारी चीजें हमने काइंड ऑफ डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं यूटिलिटीज के ऊपर। भाई यूटिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी चीजें कि जो सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट दे रही हो लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, एक सब पार्ट हो, एक सब कैटेगराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई खास चीज को ऑपरेट कर रही हो वो, तो वो कहलाती हैं यूटिलिटीज। उसमें सबसे बड़ा नाम जो हमारे पास है वो है एंटीवायरस का। चैप्टर नंबर 5 जब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में, तो मैंने कहा था कि वायरस जो है, हम लोग समझते हैं कि वायरस ही सब कुछ होता है जो हमारे डाटा को इफेक्ट करता है, लेकिन हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा था कि ब्रॉडर टाइप तो वायरस है ही नहीं। ब्रॉडर टाइप है मैलवेयर, और मैलवेयर के अंडर में वायरस भी आते हैं, स्पाईवेयर्स भी आते हैं, एडवेयर्स भी आते हैं, ट्रोजन्स भी आते हैं, सब चीजें मैलवेयर के अंडर में आती हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 5 याद हो तो पता ये चला कि एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। कैसे? अगर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होगा मेरे पीसी में तो देयर इज अ हाई चांस कि कोई इफेक्टेड फाइल मेरे पीसी को इन्फेक्ट कर देगी आके, और मेरा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर मेरा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ सकता है, मेरे डाटा के ऊपर भी बात आ सकती है, और उसके थ्रू मेरी हार्ड ड्राइव या मेरी एसएसडी या मेरी एनवीएमई जो भी मेरे पास इंस्टॉल है उसको भी ब्लैंक किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो देयर इज एन इम्पैक्ट। अब एक इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज के होने या ना होने से, तो दैट इज वाई एंटीवायरस इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी के साथ एंटी स्पाईवेयर मैंने पढ़ाया था ना भाई। स्पाईवेयर क्या होते हैं कि जो आपको जैसे स्पाई कर रहे होते हैं, उसमें की लॉगर्स होते हैं बेसिकली। की लॉगर्स का काम ये होता है कि वो आपके हर की जो आपने कीबोर्ड पे टाइप की है उसकी ट्रेस रखते हैं अपने पास। और उसमें नॉर्मली होता ये है कि जब वो ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी अकाउंट आपने कहीं लॉग इन किया, कोई पासवर्ड डाला, तो वो सारी कीज का कॉम्बिनेशन उनके पास चला जाता है, जिसमें से वो ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर ईमेल है तो इसके ही बाद इसका पासवर्ड होगा, और दैट्स हाउ आप अपना अकाउंट जो है वो कभी कभी लॉस्ट कर देते हैं। तो एंटी स्पाईवेयर का मतलब है कि ऐसी चीजें जो इन तरह की ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन तरह की चीजों से हमें बचा ले। बैकअप फाइल्स का मतलब ये है कि किसी भी सॉर्ट ऑफ बैकअप, जैसे अगर आपने WinRAR यूज किया हो या 7-zip का भी यूज किया हो, ये क्या करता है, ये फाइल्स का बैकअप बनाने के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये फाइल्स को कंप्रेस कर देता है। अमूमन होता यह है कि जब हम अपना कोई बहुत बड़ा डाटा यहाँ से वहाँ कर रहे होते हैं या हमें विंडोज री इंस्टॉल करनी होती है और हम अपना बैकअप बना रहे होते हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा अक्सर औकात हमारे पास एक सेकेंड स्टोरेज नहीं होती कि जिसमें हम सेव कर पाएं। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को कॉम्प्रेस करते हैं, और कॉम्प्रेस करने के बाद फिर उसको किसी और जगह पे, लोकेशन पे सेव करते हैं थोड़े टाइम के लिए, एंड वापस जब हमारी इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो जाता है तो दोबारा से उस बैकअप को इंपोर्ट करते हैं और बैकअप को
अनकॉम्प्रेस करके हम अपनी फाइल्स को दोबारा से यूजेबल बना लेते हैं। तो दैट्स द प्रोसेस। अब ये जो भी प्रोसेस है, ये जो भी अफोर्ड जो भी सिस्टम इसको लेके चल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो डिस्क रिपेयर एंड एनालिसिस है, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। कि अगर हमारी डिस्क खराब हो गई है, खराब से मुराद ये नहीं है कि वो जल गई है, खराब से मुराद ये है कि उसके अंदर बैड सेक्टर्स आ गए हैं। बैड सेक्टर्स क्या होते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बैड सेक्टर्स आ गए हैं, या उसके अंदर कोई डाटा हमारा परमानेंटली उससे डिलीट हो गया है। तो अगर हमें परमानेंटली डिलीटेड डाटा भी रिस्टोर करना हो, तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे जो डिस्क को या तो रिपेयर करेगा या वो वापस लेके आएगा। और इसी तरह के कुछ मामला आते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रेशन, काइंड ऑफ वही वाली डिस्कशन है जो बैकअप ऑफ फाइल्स में हमने की थी। सिक्योरिटी, किसी भी लेवल की सिक्योरिटी, अगेन कोई वायरस से दे रहा हो, स्पाईवेयर से कर रहा हो, ट्रोजन से कर रहा हो, वॉर्म से कर रहा हो, वो सारी सिक्योरिटी के जो भी लेवल्स के प्रोग्राम हैं, वो सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। स्क्रीन सेवर, भाई स्क्रीन सेवर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों आता है? स्क्रीन सेवर तो वो होता है ना कि जैसे आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो एक एक कोई इमेज आने लग गई छोटी सी, कुछ ऐसी ही चीज। स्क्रीन सेवर का सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या ताल्लुक है? तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर से ये ताल्लुक है कि जब आपका मॉनिटर फुल फ्लैश खुला हुआ होगा, उस पर कोई चीज चल रही होगी, ना भी चल रही हो, आपका डेस्कटॉप खुला हुआ होगा, तो मॉनिटर एक अच्छी भली पावर ड्रॉ कर रहा होगा, यानी एक करंट का अमाउंट कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन जब स्क्रीन सेवर आप यूज करते हैं, तो होता यह है कि अमाउंट ऑफ करंट भी कम यूज होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और भी चीजें कम हो जाती हैं। तो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है वो लो हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो दैट्स वाई स्क्रीन सेवर भी जो है वो इसी में आता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लेस देन अ मिनट हमारे पास रह गया है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछें, वरना फिर हम अपनी क्लास को जो है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। जी हाँ निया, कोई सवाल? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है। ये ना आगे कुछ भी नहीं है, जस्ट इन्हीं की बहुत लंबी लंबी डिस्कशन है। जो एक एक बात मैंने अभी आपको बताई है उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, और फिर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एंड दैट्स हाउ वी विल सम ऑफ दिस चैप्टर। ओके। ओके। ओके जी। चलें फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वापस।